पेयर प्रोडक्शन में सिंपली ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, बाकी सब न्यूक्लियर केमिस्ट्री का, न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट है। नहीं, वो जो गामा रे से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन की एनर्जी काफी ज्यादा होती है, तो डिपेंड करता है कि वो फिर से एटम में रह भी सकता है, एटम से बाहर भी चला जाएगा, तो डिपेंड करता है उसकी एनर्जी लेवल पे, वो उसकी एनर्जी लेवल पर डिपेंड करता है, वो फिर फर्दर प्रोसेस है उसका कहाँ क्या होगा वो नहीं बता सकते। जनरली होता यह है कि उतनी एनर्जी से जो निकलता है ना, उस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी काफी ज्यादा होती है, तो वो जनरली वहां से बाहर निकल जाता है। पेयर प्रोडक्शन में बस याद रखना है कि गामा रे आके न्यूक्लियस पे टकराया, टकराने से पहले अगर चार्ज बोला जाए सिस्टम का तो कितना, 0। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और यहां से दो पार्टिकल निकल गए, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। और अब बोला जाएगा कि जो मैटर आया उस मैटर पे भी नेट चार्ज क्या हो गया, उस मैटर पे भी नेट चार्ज 0 हो गया। तो देख सकते हो कि नेट चार्ज इसमें भी क्या है, 0। तो चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय वाली बात हो गई कि चार्ज अभी भी इसमें 0 है। पेयर एनिहिलेशन क्या होगा, पेयर एनिहिलेशन, इसमें क्या होगा कि कहीं से घूमता हुआ भटकता हुआ पॉजिटिव चार्ज हाई एनर्जी से, फिर कहीं से घूमता भटकता हुआ नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, काफी स्पीड से, हाई स्पीड हाई एनर्जी से आके टकराया, और टकराने के बाद क्या किया, ये आपस में मिक्सअप हो गया, और मिक्सअप में होने के बाद क्या हो गया, ये जो मैटर है ये मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ से फिर वापस से गामा रे निकल गया। तो अगेन देख सकते हो कि टकराने से पहले जो हमारा सिस्टम था उस पर नेट चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया, और टकराने के बाद जो हमारे पास आया वो क्या आया, तो एनर्जी आया, और एनर्जी पे कोई चार्ज होता नहीं है, चार्ज मैटर पे होता है, तो नेट चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसी से हम कहते हैं कि चार्ज ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है। चार्ज जो है वो अजर अमर है, वो कभी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, दैट इज, है ना, बोलते हैं ना, हर एक मिथोलॉजी में बोलते हैं आत्मा अजर अमर है, तो आत्मा दरअसल में क्या है, वो चार्ज ही है। यहाँ से कह सकते हो कि आत्मा क्या है, चार्ज, वो क्या है, ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, बस एनर्जी का मैटर में और मैटर का एनर्जी में कन्वर्जन होता है। ओके, समझ में आ गया होगा। हाँ, तो बस इतना याद रखना है। बाकी बहुत ज्यादा अगर जिज्ञासा है तो हम लिंक दे देंगे, उस लिंक पे जाके पढ़ लेना, पूरा का पूरा न्यूक्लियर फिजिक्स है, एस सी वर्मा के द्वारा पढ़ाया गया है, 40-45 लेक्चर उसमें तुम्हें बाकी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इंजीनियरिंग में 40-45 लेक्चर है, 60 घंटे का है, वहां से अपनी इच्छा शांत कर सकते हो, वो पढ़ना इंजीनियरिंग। वो सब कॉलेज के लिए रहने देता है। हाँ, वो कॉलेज के लिए रहने दो ना, यहाँ पे जो है वही कर लो, यहाँ पे जो करना है कॉलेज में। यस सर। एक्चुअली में खाली कॉलेज वालों को ही पढ़ाते हैं। हाँ, वो बस एमटेक बीटेक वालों को पढ़ाते हैं, वो भी आईआईटी कानपुर में पढ़ाते थे, अब तो रिटायर हो गया वहां से। तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक चार्ज जो है वो हो गया। अब इसमें यहीं से कई बार डिफरेंस पूछा जाता है कि चार्ज और मास जो है उसमें क्या सिमिलरिटी क्या डिफरेंस है, वो पूछा जाता है। तो नेक्स्ट हम डालेंगे कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। नेक्स्ट इसमें हेडिंग डालेंगे कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज और मास में क्या सिमिलरिटी क्या डिफरेंस है। तो इधर लिख लो चार्ज, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं, यहाँ लिख लो मास, जिसको M से डिनोट करते हैं। अब इसमें क्या क्या डिफरेंस है वही मेन देखना है इसमें। तो वो सिंपल बेसिक ऑब्जर्वेशन से हम लोग देखेंगे कि क्या क्या। देखो,
मास अभी तक जितना हमने पढ़ा है तो मास हमेशा क्या लिया गया है, पॉजिटिव लिया गया है। मास कभी भी निगेटिव या जीरो नहीं लिया गया है। तो मास जब भी किसी सिस्टम का होगा तो मास क्या होगा, मास जो होगा, मास ऑफ सिस्टम या बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन चार्ज के बारे में हम देख चुके हैं, किसी भी सिस्टम पे क्यू नेट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव। तो एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा है कि चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है, चार्ज इज कंजर्व। अभी हम देखें कि चार्ज किसी भी सिस्टम का क्या रहता है, कंजर्व रहता है, कंजर्व रहता है। बट मास नॉट कंजर्व, मास नॉट कंजर्व, नॉट कंजर्व। क्यों क्यों कंजर्व नहीं रहता है? क्योंकि अभी हम इक्वेशन देख सकते हैं कि मास का एनर्जी में और एनर्जी का मास में कन्वर्जन हो सकता है। मास कैन बी converted into energy and energy can converted into mass। अब हम रियल लाइफ में मतलब कि हम अपने आसपास के चीजों में कर पाए या ना कर पाए उससे मतलब नहीं है, कहीं भी अगर होता है मतलब ये ट्रू है कि मास कंजर्व नहीं हो सकता। फिर क्या होता है कि परे हो गए ग्रेविटेशन में कि जब भी दो मास को दो मास है तो उनके बीच में फोर्स ऑलवेज क्या होगा, उनके बीच में फोर्स जो है वो ऑलवेज नेचर में क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स नेचर में क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। लेकिन यहाँ जो दो चार्ज के बीच में फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है एंड रिपल्सिव भी हो सकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि फोर्स बिटवीन charges may be attractive or repulsive। और यहाँ हम कर सकते हैं कि फोर्स बिटवीन masses always be attractive in nature। ये हमेशा क्या होगा, नेचर में अट्रैक्टिव होगा। और एक और इसमें पॉइंट लिख सकते हो कि मास जो है, मास जब मूव करता है तो वो चेंज हो जाता है और चार्ज मूव करने पे चेंज नहीं होता है। ये हम बता चुके हैं चार्ज की प्रॉपर्टी में कि चार्ज जो होता है वो रिलेटिविस्टिकली, चार्ज जो है रिलेटिविस्टिकली मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है और वो चार्ज जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, उसकी स्पीड जो है वो लाइट के स्पीड के अगर इक्वल या आसपास भी हो जाए तो उसके चार्ज में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चार्ज उतना ही रहेगा। लेकिन अगर वो मैटर है, मास है, तो उसकी मास पे असर पड़ता है। तो मास जो होता है वो रिलेटिविस्टिकली क्या होता है, वेरिएंट होता है, एंड चार्ज जो होता है वो रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होता है। हटाएं इसको। यस सर। सर तो ये वाला पॉइंट नहीं लिखना है, लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, ये भी लिख देते हैं। मतलब ये पॉइंट भी लिख लो, यहाँ चार्ज और यहाँ मास, ये पॉइंट भी लिख लो कि चार्ज on any body is independent from its speed, that is charge is
charge is relativistically invariant, but mass of object is depend on speed. कैसे? मास जो हो जाता है, रेस्ट मास, रुका हुआ ऑब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट रुका होगा, डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1/v/c का होल स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज मास इज रिलेटिविस्टिकली वेरिएंट किया जाएगा। ठीक? Yes, sir. ओके, हटाएं इसको। यस अब एक और चीज लिख लो इसमें कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम जो पढ़ेंगे यहाँ पे, वो जो चार्ज होगा, हाँ बोलो विपुल। सर मास सर क्वांटाइज्ड होता है क्या? नहीं, चार्ज मास की तरह? क्वांटाइज नहीं होता है। क्या तो लिख सकते हो, मास क्वांटाइज नहीं हो सकता है, क्योंकि मास क्वांटाइज होने का मतलब है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट में एक दूसरे ऑब्जेक्ट से मास ट्रांसफर होगा तो एक क्या बोलते हैं, क्वांटाइज फॉर्म होगा, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो मास क्वांटाइज नहीं होता है, या होता है इसके बारे में अभी कोई थ्योरी दी नहीं गई है, तो जनरली क्वांटाइज नहीं होता है और इस पे कोई थ्योरी अभी एस्टेब्लिश नहीं है, लेकिन चार्ज क्वांटाइज होता है। तो इसलिए उसको हम नहीं रखें यहाँ पे कि मास क्वांटाइज है या नहीं है, इसके बारे में कोई श्योरिटी से बोल नहीं सकता है। बहुत सारे किताबों में देखोगे ये भी डाल देता है, लेकिन वही है कि मास का क्वांटाइजेशन अभी तक एस्टेब्लिश हुआ नहीं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कि हम जो पढ़ने वाले हैं, वो जो चार्ज सिस्टम होगा, वो चार्ज सिस्टम कैसे हो सकता है और क्या हो सकता है। तो चार्ज सिस्टम या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो दो तरीके से होगा। हम जो पढ़ेंगे उसमें हमको मेनली दो सिस्टम पढ़ना है। एक पढ़ना है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, एक है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, एक ये है, और दूसरा है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या हो गया, मतलब मेरे पास एक सिस्टम होगा, उस सिस्टम का डायमेंशन काफी ज्यादा होगा, उस सिस्टम का डायमेंशन काफी बड़ा होगा, और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होंगे, उसके जो अंदर ऑब्जेक्ट होंगे, वो अंदर जो ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी, उस ऑब्जेक्ट की साइज सिस्टम के डायमेंशन के हिसाब से, या फिर कह लो दो ऑब्जेक्ट के बीच में गैप जो है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में दूरी है, तो दूरी के हिसाब से वो जो साइज होगा वो साइज काफी छोटा होगा। मतलब यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो ऑब्जेक्ट क्या होंगे, वो पॉइंट साइज, ऑब्जेक्ट जो होंगे इसमें पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। अब एक ही ध्यान रखना, वो कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है हमारे मेजरमेंट के नेचर पे। जैसे अगर हम अर्थ की बात करें, तो अर्थ पे ही बैठ के अगर अर्थ के साइज की बात करेंगे, तो अर्थ हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इन लार्ज ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
क्योंकि हम उसी पे बैठ कर साइज की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर अर्थ पे बैठ के किसी स्टार की अगर बात करो या मून की बात करो या सन की बात करो तो वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए पॉइंट साइज माना जाएगा। तो क्यों? क्योंकि हम जहां से मेजर कर रहे हैं उसको और जिस ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हैं, हमारे और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में क्या है, उसका साइज क्या माना जाएगा, पॉइंट साइज माना जाएगा। तो कोई ऑब्जेक्ट, कोई सिस्टम पॉइंट साइज है या एक्सटेंडेड है या कंटिन्यूअस है, तो इस बात पर निर्भर करता है कि उस सिस्टम का डायमेंशन सराउंडिंग के डायमेंशन के रिस्पेक्ट में कैसा है। अगर सराउंडिंग के डायमेंशन के रिस्पेक्ट में उस सिस्टम का डायमेंशन बहुत छोटा है तो वो पॉइंट साइज माना जाएगा। और अगर उस पे चार्ज है, अगर उस सिस्टम पे, ऑब्जेक्ट पे, पार्टिकल पे चार्ज है, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं उस मेजरमेंट में ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो मैटर करता है, बड़ा है वो, तो उस चीज में क्या हो जाएगा, वो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है। तो हम अगेन यहाँ पे ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्टली हाँ ये चीज डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और ये चीज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे देख लो, अर्थ काफी बड़ा है, तो अगर मैं सिस्टम ले लूं पूरा का पूरा यूनिवर्स, अगर मैं सिस्टम ले लूं पूरा का पूरा यूनिवर्स, तो उस यूनिवर्स में तो लाखों करोड़ों प्लैनेट स्टार्स हैं और सब क्या हो जाएगा, सबके बीच की दूरी काफी ज्यादा है। तो सब जो यहाँ पे है उस यूनिवर्स के साइज के हिसाब से और दोनों जो उसके ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच के गैप के हिसाब से, चाहे वो अर्थ हो, चाहे सन हो, चाहे कुछ भी हो, क्या माना जाएगा, पॉइंट साइज माना जाएगा। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, उस केस में ये चीज डिस्क्रीट सिस्टम हो जाएगा। लेकिन जब हम केवल किसी एक ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, जैसे अर्थ की बात करेंगे, और मतलब अर्थ पे ही बैठ के या अर्थ से कुछ दूर 100 मीटर 200 मीटर दूर की बात करेंगे, उस केस में क्या होगा, उस केस में अर्थ जो है वो एक्सटेंडेड चार्ज है, बड़ा चार्ज जाएगा। क्या उज्जवल क्या पूछ रहे हो, मास चार्ज लेंगे, पॉइंट सेंटर ऑफ मास में हम लोग पॉइंट मास लेते हैं, तो ये चार्ज लेते हैं। हाँ यहाँ पे चार्ज ले सकते हैं, सेंटर ऑफ चार्ज लेते हैं, ऐसा कोई कंसेप्ट होता नहीं है, लेकिन सेंटर ऑफ चार्ज ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो चार्ज पार्टिकल हैं वो क्या है, काफी छोटे हैं, मेजरमेंट के हिसाब से, डायमेंशन के हिसाब से काफी छोटे हैं, और वही चार्ज पार्टिकल का डायमेंशन जब मैटर करेगा वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इस चीज को समझना है, इसी को डिफरेंस समझना है। तो हमें दोनों पढ़ना है, हमें पॉइंट भी पढ़ना है, पॉइंट साइज या डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ना है, हमें कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ना है, दोनों के अंदर देखना है। तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज किसको बोला जाएगा, पॉइंट चार्ज के बारे में रख लो कि यहाँ पॉइंट चार्ज जो हो जाएगा, पॉइंट चार्ज किसको बोलेंगे, तो पॉइंट चार्ज जो बोलेंगे हम, व्हेन साइज ऑफ चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी इज मच smaller than surrounding dimension और कर सकते हो डिस्टेंस बिटवीन two charges, then charge body is called point charge तो उस चार्ज बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट चार्ज कहेंगे। तो डिस्क्रीट चार्ज में क्या होंगे, सारे के सारे पॉइंट चार्ज होंगे। जैसे यहाँ पे कुछ चार्ज हो गया तो यहाँ Q1 चार्ज बोल दिया, यहाँ Q2 चार्ज बोल दिया, Q3 चार्ज बोल दिया, Q4 चार्ज बोल दिया, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ये सारे के सारे चार्ज होंगे। कंटिन्यूअस चार्ज में क्या होगा, तो कंटिन्यूअस चार्ज में तीन तरह का चार्ज होता है, वन डायमेंशनल चार्ज, टू डायमेंशनल चार्ज, थ्री डायमेंशनल चार्ज। तो वन डायमेंशनल चार्ज को हम लोग लीनियर चार्ज ही बोलते हैं, ये हो जाएगा इसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इसमें क्या होगा कि चार्ज जो है एक लाइन पे इस तरीके से
एक लाइन पे कर लो या रिंग पे कर लो, रिंग पे कर लो, रिंग पे इस तरीके से ये हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसमें अच्छा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग, लैम्डा, है ना, लैम्डा डिफाइन करते हैं इसमें। तो ये क्या होता है, ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा जो होता है ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा जो हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। जैसे मान लो एक लाइन है, एक लाइन है जिसकी लेंथ कितनी है, एल है, एल है, और इस पे प्लस चार्ज, कुछ प्लस क्यू चार्ज 10 माइक्रो कूलम का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और लाइन की लेंथ जो है वो मान लो 2 मीटर की, 2 मीटर की लेंथ। तो यहाँ पे लैम्डा जो हो जाएगा वो 10 माइक्रो कूलम बाई 2 मीटर, दैट इज 5 माइक्रो कूलम पर मीटर जो है वो हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी। तो लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। या अगर हम सर्किल की बात करेंगे, सर्किल, ये सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी है, आर है, आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है कुछ मान लो, यहाँ पे 28 माइक्रो कूलम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ लैम्डा जो हो जाएगा टोटल चार्ज कितना हो गया, 28 माइक्रो कूलम किया, और टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू आर, मतलब ये आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करके खत्म हो जाएगा। जाए को जो तई लेकिन जोतवा रहे हो तो रास्ता समझ में आ रहा है? यस सर। कुछ लोग काफी शोर शराबा कर रहे होते हैं, मतलब कि क्लास पार्ट टाइम में करते हो और बाकी काम फुल टाइम में करते हो क्या? जब भी हम अनम्यूट करते हैं तो पूरा एकदम बहुत लोग बाकी काम में लगे पड़े रहते हैं। ओके चलो, ये लीनियर चार्ज समझ में आ गया, हटाएं इसको। यस सर। हटा दें। के बाद क्या निकला? चलो, तो लीनियर चार्ज, अच्छा लीनियर चार्ज का ऑलरेडी देख सकते हो, लैम्डा का यूनिट क्या हो जाएगा, तो लैम्डा हो जाएगा चार्ज अपॉन लेंथ हो जाएगा। तो इसकी यूनिट जो हो जाएगी, यूनिट तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कूलम मीटर आ जाएगा। और डायमेंशन अगर पूछा जाए तो डायमेंशन, तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, 80 होता है एम्पियर टाइम, और लेंथ का डायमेंशन एल हो गया, एल, तो ये हो जाएगा एल माइनस 180 ये डायमेंशन। दूसरा जो हो गया इसमें, दूसरा जो चार्ज था वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। दूसरा जो था उसमें था ना कंटिन्यू, हम चल रहे हैं किसमें, कंटिन्यूअस चार्ज के अंदर चल रहे हैं हम लोग, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चल रहे हैं। पहला था लीनियर चार्ज, उसके बारे में बात है। सेकेंड है इसमें, ये है सरफेस चार्ज। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होगा, जहाँ चार्ज जो है किसी एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, चार्ज किसी एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो क्या हो सकता है, जैसे मान लो कोई कंडक्टर है, इसमें एग्जांपल में क्या हो सकता है, कंडक्टर सरफेस, कंडक्टर अगर सॉलिड है या हॉलो है, क्यों, क्योंकि कंडक्टर में सारे चार्ज कहाँ रहते हैं, उसके सरफेस एरिया पर रहते हैं। जैसे मान लो मैंने कंडक्टर ले लिया, ये स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया, इसकी रेडियस कितनी है, आर है, तो यहाँ जो चार्ज, मान लो यहाँ पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या क्या हो जाएगा ये 2D डिस्ट्रीब्यूशन, 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, इस केस में डिफाइन करते हैं हम लोग, सरफेस चार्ज केस में डिफाइन करते हैं उसी तरह सिग्मा, स्मॉल सिग्मा, इसको बोला जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोला जाएगा, डेंसिटी, ठीक है। तो ये है चार्ज पर यूनिट एरिया। इस तरह ये था लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो ये क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ था ये, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, कितना हो जाएगा, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। इस केस में सिग्मा जो हो जाएगा वो क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, हो गया एरिया आ गई।
अब सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है इसको सिग्मा जो है, सिग्मा ये हो गया Q अपॉन एरिया स्क्वायर। अगेन इसकी यूनिट क्या लिख दोगे, इसकी यूनिट जो आ जाएगी वो आ जाएगी कूलम मीटर स्क्वायर आ जाएगी। और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा चार्ज का तो हो गया IT, और इसका कितना IT नहीं AT, और इसका कितना L स्क्वायर, इसकी डायमेंशन जो हो गई L-2 AT इसकी डायमेंशन। तो एक हो गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और थर्ड जो हो जाएगा 3 डायमेंशनल मतलब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड जो इसी में आ जाएगा, थर्ड ये आ जाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ इंटायर वॉल्यूम पे, तो इसमें हम कंडक्टर नहीं ले सकते क्योंकि कंडक्टर में हम सॉलिड ले चाहे हॉलो ले, चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके सरफेस एरिया पे। अब ये क्या हो जाएगा इंसुलेटर के अंदर, कोई इंसुलेटर है, मान लो इंसुलेटेड सॉलिड स्फीयर है, इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वॉल्यूम चार्ज के केस में हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसको रो से नोट किया जाता है। तो रो क्या हो जाएगा, ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और अगेन ये हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये आ जाएगा। और साथ में तुम इसका अगेन यूनिट डायमेंशन निकाल सकते हो, यूनिट कितना हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब, और डायमेंशन हो जाएगा L-3 AT इसका डायमेंशन। तो यही 3 तरह के डायमेंशन में पढ़ने हैं और इसको याद रखना है, इस चीज को याद रखना है। कोई क्वेश्चंस में तुम्हें दिया गया होगा, क्वेश्चन चार्ज नॉर्मल दे सकता है या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में दे सकता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, काफी आसान है ये। लीनियर और 2D में कंडक्टर या इंसुलेटर दोनों हो सकता है। दोनों हो सकता है ना, हॉलो इंसुलेटर हो जाएगा, और वॉल्यूम वाले में सिर्फ इंसुलेटर होगा। वॉल्यूम वाले में सिर्फ इंसुलेटर, कंडक्टर में चार्ज डालो सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वो। और सर हॉलो इंसुलेटर भी तो सर नहीं हो पाएगा ना वॉल्यूम वाले में। हॉलो इंसुलेटर काफी पतला थिकनेस, उसकी थिकनेस क्या हो जाए, इंसुलेटर हम ऐसा लें, ऐसा स्फेरिकल सेल लें कि उसके जो डायमेंशन है, कौन सा डायमेंशन, ये जो पूरा का पूरा वॉल्यूम ये किए हुए है, तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में उसकी थिकनेस क्या हो जाए, काफी पतली हो जाए। उस हिसाब से अगर सोचोगे कि 2 डायमेंशनल तो होगा ही नहीं ना, तुम अगर पतला से पतला शीट भी लेते हो, उस शीट का कुछ ना कुछ थिकनेस होगा, है ना, उस पतले से पतले शीट का कुछ ना कुछ थिकनेस होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो 3D आ जाएगा। तो हम जनरली ये देखते हैं कि तीनों डायमेंशन में से लेंथ में, विड्थ में और हाइट में कौन प्रोमिनेंट है। केवल और केवल लेंथ प्रोमिनेंट है तो 1 डायमेंशन हो गया, बाकी ऐसा नहीं कि 0 हो जाएगा, कुछ ना कुछ रहेगा। अगर लेंथ और विड्थ कोई भी 2 डायमेंशन प्रोमिनेंट है, 2 डायमेंशन हो गया, तीनों डायमेंशन प्रोमिनेंट है, तीनों मेजरेबल है। यस सर, ठीक, ओके। तो ये हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद इसमें एक होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या नहीं है, इस चीज को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्कोप, है ना। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में देख लो क्या होता है। इसको हटाएं। यस सर, यस सर। अब फाइनली हम लोग इसके सेकंड पार्ट को भी खत्म कर चुके हैं, मतलब चार्ज का जो दूसरा पार्ट था खत्म, और थर्ड पार्ट में कूलम लॉ चलेगा। थर्ड पार्ट में वही फोर्स का चलेगा, कूलम लॉ। उससे पहले एक चीज हम देख लेते हैं कि एक होता है चार्ज को लैब में किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या नहीं है, इसको मेजर करने का डिवाइस होता है, और उस डिवाइस का नाम इलेक्ट्रोस्कोप या उसको बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ये होता है। अब ये एक डिवाइस है, वो तुम अपने घर में बना सकते हो। तो उसके लिए करना क्या है, उसके लिए करना है कि एक शीशे का जार लेना है। शीशे का क्यों, क्योंकि उसमें अंदर जो भी चीज है हमें विजिबल हो जाए। एक शीशे का जार ले लेंगे, और यहाँ पे जो होगा वो उसका कॉर्क होता है, कॉर्क जो इंसुलेटर होता है। उस शीशे के जार में जो कॉर्क होता है, उस कॉर्क के थ्रू एक कॉपर वायर डाला जाता है। उसमें एक कॉपर वायर डाला जाएगा, कॉपर वायर, और उस कॉपर वायर को यहाँ पे ऐसे घुमा देंगे हम, 2-3 राउंड घुमा देंगे ऐसे करके,
और इस कॉपर वायर के अंदर में यहाँ पे कोई मेटल का लीफ डाला जाता है ना। तो कोई मेटल डाल सकते हो तुम, एल्युमिनियम डाल सकते हो, आयरन डाल सकते हो, लेकिन एक्यूरेट मतलब विजुअल मेजरमेंट के लिए कि मेजरमेंट कम से कम चार्ज में भी वो सेंस कर ले, उसके लिए क्या डाला जाता है यहाँ पे, गोल्ड, मतलब गोल्ड जो है उस गोल्ड की लीफ डाली जाती है। 2 ऐसे पत्ते गोल्ड का लीफ हम ले लेंगे ऐसे करके, मान लो गोल्ड का एक ऐसे करके क्या ले लिए, गोल्ड का एक पतला सा प्लेट ले लिए छोटा सा, और उसको बीच से क्या कर दिए, बीच से मोड़ दिए उसको बीच से मोड़ के हम इस तरीके का बना दिए उसको बीच से मोड़ के उसको हम इस शेप का बना दिए, और उसको यहाँ जो होगा ना, यहाँ पे ऐसे लटका देंगे, यहाँ पे ऐसे लटका देंगे, इस तरीके से लटका देंगे उसको। अब क्या होगा, नॉर्मली अगर इस पे कोई चार्ज ना, इस पार्ट पे कोई चार्ज है, इस पार्ट पे कोई चार्ज नहीं, तो क्या होगा, ये बिल्कुल आपस में चिपका हुआ रहेगा, ये बिल्कुल आपस में ऐसे चिपका हुआ रहेगा। लेकिन जैसे ही इन लीफ पे, इस लीफ पे क्या हो जाएगा, और एक ही लीफ है ये, तो चार्ज आएगा तो पूरे पे आएगा, तो जैसे ही इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया या निगेटिव चार्ज आ गया, ये क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा, और वही एक दूसरे से दूर जाएगा, कितना जाएगा, इसके बीच की एंगल कितनी बनेगी, उसी एंगल के आधार पे हम पता लगा लेंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट लाया गया है वो चार्ज ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज है। तो कैसे मेजर करते हैं चार्ज है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि ये पूरा का पूरा सेटअप हो गया, ये क्या हो गया, ये कंडक्टिंग कॉपर वायर होगा, यहाँ पे ये क्या होगा, ये कॉर्क होगा, उसके अंदर पूरा का पूरा फिट किया गया होगा, और यहाँ पे 2 उसके स्मॉल स्ट्रिप्स ऑफ गोल्ड ऐसे लटक रहे होते हैं। अगर इसके ये अनचार्ज है मतलब न्यूट्रल है, तो ये बिल्कुल ऐसे होगा, इस तरीके से होगा, एक के ऊपर एक ऐसे होगा, एक के ऊपर एक आएगा ऐसे करके। लेकिन जब ये चार्ज आ जाएगा तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा कि इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज, इस पे कोई चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब इसमें हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है कि नहीं मेजर करते हैं, क्या करते हैं, मान लो हमको ये एक रॉड दिया गया है, अब इसमें चार्ज है कि नहीं है हमको मेजर करना है। ऐसे चार्ज विबल तो होता नहीं है कि हम देख के पता कर लें, अब इस पे चार्ज है कि नहीं है उसको मेजर करेंगे। तो उसको मेजर करने का 2 तरीका होता है, एक होता है बाय कंडक्शन और एक होता है बाय इंडक्शन। तो जैसे ही मान लो इंडक्शन की हम बात करें, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे लाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाएंगे, तो यहाँ पे सपोज कर लो कि पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या है, कॉपर है, कॉपर क्या होता है, कंडक्टर है, कॉपर कंडक्टर है, तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज तुमने यहाँ पे लाया तो क्या होगा, इस कॉपर कंडक्टर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, पूरे मटेरियल में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि इसमें जो भी घूमने वाला इलेक्ट्रॉन होगा, सारा इलेक्ट्रॉन जो अपने पेरेंट एटम के लूजली बॉन्डेड होगा, सब यहाँ जो ये कॉपर का ये पार्ट है, उस कॉपर के पार्ट के इर्द गिर्द आके रुक जाएगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग, इस इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग जो ही पॉजिटिव चार्ज होगा, वो इस पॉजिटिव चार्ज से काफी दूर, जितना दूर जा सकता चला जाएगा। तो कितना दूर जाएगा, वो आके गोल्ड लिप पे आके इकट्ठा हो जाएगा। अब ये गोल्ड लिप क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज होगा, इस गोल्ड लिप के जो लिप्स हैं, उस लिप के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और रिपल्सन जैसे ही हुआ तो हम पता लगा लेंगे कि ये जो है कौन सा चार्ज है इस पे। अब किस पे पॉजिटिव चार्ज है, किस पे नेगेटिव चार्ज है, उसका पता लगाने का तरीका होता है, वो हम एक्सपेरिमेंट में करते हैं, एक्सपेरिमेंट की चीज है। तो मेनली गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ये होता है कि लैब में कोई चार्ज ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या नहीं है ये पता लगाएगा, कितना मैग्नीट्यूड का चार्ज है ये पता लगाना मुश्किल है। उसके लिए कौन सा तरीका है, उसके लिए कूलम लॉ ने एक्सपेरिमेंट से अपना लॉ दिया था, कूलम लॉ, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। समझ में आया? यस सर। सर इसको एक बार और थोड़ा समझा देते हैं। थोड़ा सा गर्दन से मोछो इसको इलेक्ट्रोस्कोप को हाँ तो ले लिया। इसको हम समझाते नहीं, इसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे पास का वीडियो हुआ, लीफ के थिकनेस से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? क्या लीफ के थिकनेस, हाँ, लीव का थिकनेस काफी कम, लीव का थिकनेस काफी कम होना चाहिए ना। अगर लीव ज्यादा थिक हो गया, ज्यादा भारी हो जाएगा। अब ज्यादा भारी हो जाएगा, उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो हावी हो जाएगा, और वो हावी हो गया तो वो जो है वो फिर उसको उतना डाइवर्ट नहीं करने देगा, वो फिर उसको उतना डाइवर्ट नहीं करने देगा। तो 1 मिनट देखते हैं मेरे पास अगर कुछ होगा। हाँ है, ये एक इलेक्ट्रोस्कोप है मेरे पास, वीडियो पड़ा हुआ है, निकाल देता हूं उसको।
है, होममेड वीडियो है। दिख रहा है सबको? यस सर। देख लो इसको। देख लो, तो ये इलेक्ट्रोस्कोप है, ये इलेक्ट्रोस्कोप है, देख सकते हो यहाँ पे होममेड इलेक्ट्रोस्कोप है। यहाँ पे भाई जार लिया गया है, जार, और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये दोनों एक लीफ है, और यहाँ कॉपर वायर जो है लाया गया है, कॉपर वायर। अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें जब हम चार्ज ऑब्जेक्ट मतलब रब किए, ऑब्जेक्ट को क्या किए, रब किए, और रब करने के बाद क्या करेंगे, इसके पास लाएंगे। तो ये रब किया जा रहा है, रब करने के बाद दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं? यस सर। दिख रहा है ना, वो देखो इसमें एक मिनट इसको, अभी दोनों लीफ जो चिपका पड़ा है, ये दोनों लीफ चिपका पड़ा है कि नहीं अभी ये? और जैसे ही वो चार्ज करके उसके पास लाएंगे तो देखो दोनों लीफ में डाइवर्जेंस हो रहा है, दोनों लीफ फैल रहा है, दोनों लीफ में डाइवर्जेंस हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रोस्कोप है, किसी में कितना चार्ज है, नहीं है, बहुत ज्यादा चार्ज हो ज्यादा डाइवर्जेंस होगा, कम चार्ज होगा कम डाइवर्जेंस होगा। देखो कितना पतला लीफ है ये, अगर इसमें बहुत बड़ा कर दिए तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन या रिपल्सन होगा वो कम हो जाएगा, और जो ग्रेविटी वाला फोर्स है अर्थ के नीचे वाला वो ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा डेविएशन, ज्यादा इसमें डाइवर्जेंस होगा ही नहीं, तो उसमें तुम नहीं सोच कर पाओगे। ठीक, तो सिर्फ गोल्ड लीफ ही ले सकते हैं? नहीं, कोई भी ले सकते हैं, गोल्ड लीफ में अच्छे से ऑब्जर्व होता है। चलो अब ये सेशन खत्म होने वाला है, अब बाकी क्लास अब कल होगा, ये सेशन भी खत्म है। कल और एक अच्छा सा वीडियो ला देंगे गोल्ड लीफ पे। गोल्ड लीफ जो बिल्कुल लैब में इस्तेमाल होता है, ये तो बिल्कुल जुगाड़ मेथड है, होममेड है ये, इसके साथ ना करना चलेगा। चलो अब क्लास कल होगी। विनीत कुछ बोलना चाह रहे हो?